उसका अंतिम संस्कार शुरू हो चुका था, जबकि वो अभी दरारों में गिरा भी नहीं था। आज 4 जून 2026 है। एवरेस्ट पर खुम्बू आइस फॉल 18,000 फीट ऊंचाई पर। पहाड़ पर हर गाइड, हर रेस्क्यू टीम, हर सर्च हेलीकॉप्टर पहले ही घर लौट चुके थे। कोई भी नहीं आ रहा था। उन्होंने करीब 40 साल इस पहाड़ पर बिताए, लेकिन कभी कैंप 2 से ऊपर नहीं गए। कुछ दिन पहले तक वे दूसरों के लिए चाय का पानी उबालते थे। एवरेस्ट कचरा दल आखिरी सफाई कर रहा था, तभी उनमें से एक ढलान पर देख रुक जाता है। एक आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल उनकी ओर रेंगता हुआ आ रहा है। न जूते, न रस्सी, न ऑक्सीजन, जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो। उसका नाम हिलारी दावा शेरपा था। वह खोया नहीं था, उसे पीछे छोड़ दिया गया था। पूरे 6 दिन तक किसी ने भी एक मामूली शेरपा को ढूंढने की कोशिश नहीं की। इस तरह 2026 में एवरेस्ट पर आखिरी आदमी को वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था। एक शेरपा। मैं नाम नहीं लूंगा दोस्तों, लगता है हमने पहाड़ पर एक शेरपा खो दिया है। एक्सट्रीम एज में स्वागत है। मेरे लिए विडंबना है कि हिलारी दावा शेरपा, जिनके परिवार ने अंतिम संस्कार शुरू कर दिया था, उनका नाम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति सर एडमंड हिलारी पर रखा गया था। माउंट एवरेस्ट पर किसी को मरने के लिए छोड़ना तब तक समझना मुश्किल है जब तक आप 2026 के पर्वतारोहण सीजन की अफरा तफरी न देखें। नेपाल ने इस साल रिकॉर्ड 492 पर्वतारोहण परमिट जारी किए, और जैसे ही सीजन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, एवरेस्ट पर 1000 से ज्यादा पर्वतारोही और गाइड मौजूद थे, जो पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार ने इस सीजन परमिट फीस से 1 अरब से अधिक रुपए जमा किए और इसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया, जैसे लॉटरी जीत ली हो। इस साल नेपाल में मौसम पूरी तरह अस्त व्यस्त था। मार्च और अप्रैल, जो साल के सबसे सूखे महीने माने जाते हैं, उनमें प्री मानसून बारिश हुई, और मई, जो आमतौर पर प्री मानसून बारिश का महीना होता है, वो सामान्य से ज्यादा सूखा रहा। कई अभियानों को अपनी योजनाएं टालनी पड़ी, और हालात और भी खराब करने के लिए पर्वतारोहियों के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने का एकमात्र रास्ता एक विशाल अस्थिर बर्फ के टुकड़े के नीचे से गुजरता था, जो 10 मंजिला इमारत जितना बड़ा था और ऊपर लटक रहा था। सीजन खुलने की घोषणा के कुछ दिन बाद अधिकारियों ने वैकल्पिक रास्ता खोजते हुए उस मार्ग को 2 हफ्ते से ज्यादा बंद रखा, जिससे पूरे सीजन के पर्वतारोहियों को चढ़ाई के लिए एक लगभग असंभव, बेहद तंग समयावधि में धकेल दिया गया। 1000 से ज्यादा पर्वतारोही और गाइड बेस कैंप पर फंसे थे, पैसे खर्च कर रहे थे और बर्फ के स्थिर होने का इंतजार करते हुए धैर्य खो रहे थे। जब आखिरकार मई के मध्य में पहाड़ फिर से खुला, तो वो जमा हुआ दबाव एक साथ फूट पड़ा। हर कोई शिखर पर पहुंचना चाहता था, बिना सुरक्षा या नियमों की परवाह किए। और जैसे हालात पहले से ही नाजुक थे, सुरक्षा सीढ़ियों की जिम्मेदार टीम ने घोषणा की कि वे 29 मई को रस्सियां हटा लेंगी और सामान समेट लेंगी। कोई अपवाद नहीं था। अगर तब तक शिखर नहीं छुआ, तो अगले साल फिर कोशिश कर सकते थे। अभियान कंपनियों में घबराहट फैल गई। वे जानते थे कि उन्हें किसी भी तरह अपने ग्राहकों को समय खत्म होने से पहले पहाड़ की चोटी तक पहुंचाना है, चाहे इसके लिए नियमों को थोड़ा सा तोड़ना ही क्यों न पड़े। या तो सभी को ऊंचे खतरनाक रास्ते पर भेजना था, या काफी पैसा खोना था। और इसी सब के बीच में एक स्थानीय कैंप कुक थे, जिनकी उम्र 50 के आसपास थी, जिनका नाम हिलरी दावा शेरपा था। उनके माता पिता ने उनका नाम प्रसिद्ध पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी पर रखा। लेकिन दावा खुद ग्राहक पर्वतारोही नहीं थे। वो किशोर अवस्था से ही इन पहाड़ों में सामान ढो रहे थे। उनके पास 21,000 फीट ऊंचे शिखरों पर 40 साल का मार्गदर्शन अनुभव था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को एवरेस्ट पर लेकर नहीं गए थे। इस अभियान में दावा को केवल पानी उबालने और 21,000 फीट ऊंचाई पर कैंप 2 तक सामान पहुंचाने के लिए रखा गया था। उनकी कंपनी की बीमा पॉलिसी उसी ऊंचाई पर खत्म हो जाती थी। यही पहली कड़ी है उस पहेली की, जिसमें दावा खुद को फंसा हुआ पाएंगे। और ये है दूसरी कड़ी। हिलरी दावा जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, वो काठमांडू की छोटी हिमालयन ट्रेवर्स एडवेंचर कंपनी थी, जिसकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी थी। $15,000, ठीक 15,000। यही रकम नेपाल ने 2026 में एक विदेशी पर्वतारोही के पर्वतारोहण परमिट के लिए उस कंपनी से ली थी। हिमालयन ट्रेवर्स के पास एवरेस्ट परमिट के लिए पर्याप्त पैसे देने वाले ग्राहक नहीं थे, तो उन्होंने नेपाल की सबसे बड़ी आउटफिटिंग कंपनियों में से एक 8 के एक्सपीडिशंस के पास मौजूद
पर्वतारोहण परमिट में हिस्सा खरीद लिया। इसे पिगी बैकिंग कहते हैं और छोटे ऑपरेटर अक्सर ऐसा करते हैं। यह कानूनी है, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि अगर वहां ऊपर कुछ भी गलत हो जाता तो वास्तव में कोई भी कंपनी आपको बचाने के लिए तैयार नहीं थी। 27 मई 2026 तक, जब रस्सियां हटाए जाने में सिर्फ 2 दिन बचे थे, हिमालयन ट्रैवर्स के पास 2026 एवरेस्ट समिट के लिए 2 विदेशी क्लाइंट बचे थे, जिन्होंने अभी शिखर पर चढ़ने की कोशिश नहीं की थी। पहले थे मारियुस श्मिलोव्स्की, अनुभवी पोलिश पर्वतारोही। क्रिस थ्राल, 50 के दशक के मध्य के ब्रिटिश पूर्व रॉयल मरीन, एवरेस्ट पर चढ़ाई एक निजी अभियान के तहत धन जुटाने और पूर्व सैनिकों में आत्महत्या तथा पीटीएसडी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कर रहे थे। क्रिस ने अभियान के लिए पैसे उधार लिए और यूट्यूब पर उनकी अच्छी फॉलोइंग थी, जो पहाड़ पर उनके हर कदम को देख रही थी। दबाव काफी था, लेकिन कंपनी को कर्मियों की गंभीर कमी भी थी। उनके पास अपने 2 भुगतान करने वाले ग्राहकों के लिए केवल एक ही उपलब्ध गाइड था। उसका नाम आंग फरबा था। उसने सालों तक लोगों को इस पहाड़ पर सुरक्षित ऊपर ले जाकर नीचे वापस लाया था। अब उसके पास 2 ग्राहक थे और गणित उसके पक्ष में नहीं था। मौत के क्षेत्र में एक गाइड के लिए 2 पर्वतारोहियों का अनुपात नहीं चल सकता। अगर एक ग्राहक गिर जाता है तो एक मास्टर गाइड के पास जितनी भी ताकत होती है, उसे सिर्फ उस व्यक्ति को नीचे लाने में लग जाती है और उसके ऊपर से होश में रहे ग्राहक को भी नीचे ले जाना होता है। अब सोचिए, अगर दोनों ग्राहक गिर जाएं और घड़ी सिर्फ 48 घंटे की टिक टिक कर रही हो। उन्होंने वही किया जो कम बजट वाली अभियान कंपनियां दबाव में करते हैं। देखा पहाड़ पर कौन है और मिला कैंप 2 का पानी उबालने वाला लड़का। उन्होंने दावा से शिखर मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए कहा और दावा, जो ठीक इसी तरह के मौके की तलाश में था, उसने हां कह दिया। ओखलढुंगा में अपने घर पर उसकी 18 साल की बेटी मेंदो लामो ने अभी-अभी अपने अंतिम स्कूल परीक्षा दी थी और कॉलेज शुरू करने वाली थी। वो परिवार का अकेला कमाने वाला था और उसे कुछ $1000 चाहिए थे। तो 27 मई 2026 की रात 10:30 बजे तक क्रिस, मारियुस, ओंग और एक आदमी जिसने अपने पूरे करियर में कभी भी एवरेस्ट पर यह भूमिका नहीं निभाई थी, सभी कैंप 4 से शिखर की ओर निकल पड़े। कैंप 4 साउथ कोल पर लगभग 26,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यही मौत के क्षेत्र की आधिकारिक शुरुआत है। यहां समुद्र तल से सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन मिलती है। पाचन रुक जाता है, खून गाढ़ा होता है, शरीर मरना शुरू करता है और यहां पहुंचते ही समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने की सामान्य रणनीति सीधी है। कैंप 4 से आधी रात हेडलैम्प्स के साथ चढ़ना शुरू करते हैं। लक्ष्य है कि आप सुबह 8 या 9 बजे तक शिखर पहुंचें। आप तस्वीरें लेते हैं और उतराई में सबसे खतरनाक हिस्सों से निकलने के लिए दिन की रोशनी का उपयोग करते हैं। लेकिन ये टीम सामान्य हालत में नहीं थी। क्रिस अभियान की शुरुआत में इतने बीमार हो गए कि इलाज के लिए काठमांडू लौटना पड़ा। फिर वे पहाड़ पर वापस आए। मारियुस को शिखर प्रयास के लिए 7 ऑक्सीजन सिलेंडर का वादा किया गया था, लेकिन वे नहीं मिले और दावा अपने करियर में पहली बार डेथ जोन में थे, ऐसी ऊंचाई पर जहां उन्होंने इस पहाड़ पर कभी काम नहीं किया था। यह टीम तेजी से आगे बढ़ने वाली नहीं थी। जब वे अंधेरे में उस खड़ी बर्फीली चढ़ाई पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे, तो वे बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। हर कदम पर कई बार सांस लेनी पड़ रही थी। वे इतने धीमे थे कि सुबह तक, जब उन्हें शिखर पर पहुंचकर वापस लौटना चाहिए था, वे अभी भी चढ़ाई कर रहे थे। पहाड़ की ऊंचाई पर कहीं, और हमें ठीक-ठीक नहीं पता कब, मारियुस के लिए चीजें गलत होने लगीं। उसका अतिरिक्त ऑक्सीजन उपकरण खराब हो गया और उस कृत्रिम हवा के लगातार प्रवाह के बिना ऑक्सीजन की कमी ने तुरंत उसके शरीर पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे। फ्रॉस्ट बाइट हो रहा था। मारियुस जानता था कि अगर वह ऊपर चढ़ता रहा तो कभी नीचे नहीं आ सकेगा। तो लगभग 27,700 फीट की ऊंचाई पर उसने समझदारी से अपनी जान बचाने का फैसला किया और चढ़ाई को यहीं रोक दिया और दावा, एक गाइड के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हुए मुड़ गया और मारियुस को बर्फ से नीचे और कैंप 4 में टेंट्स की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह तक वापस ले गया। लेकिन क्रिस थ्रॉल एक पूर्व रॉयल मरीन था। उसका ट्रैकर ऑनलाइन हजारों लोग देख रहे थे। वो पैसे उधार लेकर वहां आया था और वापस नहीं जा रहा था। तो वो और ओंग फरबा डेथ जोन में और ऊपर चढ़ते गए।
सुबह आई और चली गई। दोपहर का समय धीरे धीरे बीतता गया। ऊंचाई पर पर्वतारोहण में एक लगभग अटल नियम है कि अगर आप दोपहर 2 बजे तक बिल्कुल आखिरी समय तक भी शिखर तक नहीं पहुंचते हैं तो आपको वापस लौटना होता है, बस। अंधेरे में पहाड़ की ऊंचाई पर फंसने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्रिश और ओंग फरबा ने 2 बजे की समय सीमा अनदेखी कर चढ़ाई जारी रखी और करीब 5 बजे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। तब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचना बहुत जोखिम भरा था। उस समय तक वे लगभग 18 घंटे से लगातार चढ़ाई कर रहे थे और पूरी तरह से थक चुके थे। और फिर भी उन्हें वापस मुड़ना था और पृथ्वी के सबसे खतरनाक, सबसे कठिन इलाके से गुजरना था, वो भी पूरी तरह थके हुए और घुप अंधेरे में। सारी परेशानियों के बावजूद वे रात भर जिंदा रहे और सुरक्षित कैंप 4 पहुंच गए। अगली सुबह 29 मई तक सभी 4 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचने के बाद कैंप 4 में थे। वे जिंदा थे, थके हुए थे और उनके पास समय बहुत कम बचा था। इस पहाड़ से नीचे उतरने की अंतिम समय सीमा कुछ घंटे दूर थी। नीचे पहाड़ से उतरने का एकमात्र रास्ता कभी भी हट सकता था। उन्हें जल्दी से नीचे उतरना था। समस्या ये थी कि दोनों ग्राहक ऐसी हालत में नहीं थे कि वे ये कर सकें। मारियुष के हाथों और पैरों में शीतदंश हो गया था और उसे जल्द से जल्द इलाज के लिए नीचे जाना जरूरी था। क्रिश अभी शिखर तक पहुंचने की 18 घंटे लंबी चढ़ाई के बाद मौत के इलाके से नीचे आया था। वह बहुत थका हुआ था। अगर मारियुष क्रिश की रफ्तार के हिसाब से चलता तो उसकी उंगलियां या पैर की उंगलियां जा सकती थीं। समूह ने समझदारी से वही फैसला लिया। मारियुष उस सुबह अंगफरबा के साथ कैंप से जल्दी निकल जाएगा। क्रिस, जो मुश्किल से चल पा रहा था, उसे एक बिना बीमा कैंप कुक के साथ भेजा गया, जिसने कभी किसी को पहाड़ के ऊपरी हिस्से से नीचे नहीं उतारा था। अंगफरबा और मारियुष के कैंप 4 से निकलने तक क्रिश और हिलेरी दावा अपना सामान पैक कर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। जब तक उन्होंने आखिरकार उतरना शुरू किया, तब तक वे पूरी तरह अकेले रह गए थे। और मेरा मतलब है पूरी तरह, बिल्कुल अकेले। वास्तव में बाकी हर पर्वतारोही, हर एक गाइड, हर अभियान टीम पहले ही एवरेस्ट छोड़ चुकी थी। न कोई गुजरती टीम थी जिसे बुला सकें, ना ही कोई गाइड था जो परेशानी में मदद करे। सिर्फ 2 आदमी धीरे धीरे पृथ्वी की सबसे ऊंची और सबसे बेरहम पर्वत दीवार से नीचे उतर रहे थे। कैंप 4 से नीचे उतरने का रास्ता हिमनदीय बर्फ की लगभग सीधी दीवार से होकर जाता है, जिसे ल्होत्से की दीवार कहा जाता है। ये हजारों फीट नीचे निचले कैंपों की ओर गिरती है और अच्छे दिन पर भी ये आपसे आपकी पूरी ताकत मांगती है। ये अच्छा दिन नहीं था। दृश्यता इतनी थी कि आप अपने सामने रस्सी देख सकते थे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठंड इतनी थी कि गियर के भीतर तक महसूस होती थी। यह हर कदम पूरी एकाग्रता की मांग करता था, और एकाग्रता ही एक ऐसी चीज थी जो दोनों आदमियों के पास बहुत कम बची थी। कुछ देर तक वे साथ साथ चले, धीरे धीरे लेकिन साथ में। फिर रास्ते के येलो बैंड नामक हिस्से पर करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर हिलेरी दावा अपने बैग पर बैठकर थोड़ा आराम करने लगे। क्रिश ने कहा कि वह रुके और पीछे देखा। हिलेरी, क्या तुम ठीक हो भाई? उसने पूछा। उसने कहा कि दावा ने ऊपर देखा और उससे कहा, हाँ हाँ ठीक हूं क्रिस, कृपया जाओ जाओ। तो क्रिस मुड़े और नीचे की ओर चलते रहे। वो आखिरी बार था। उसके बाद अगले 6 दिनों तक किसी ने हिलेरी दावा शेरपा को नहीं देखा। जब क्रिश उतर रहे थे लगभग 1000 फीट नीचे, तो उन्हें अपने साथी क्लाइंट मारियुष रास्ते में मिले और उनकी हालत बहुत बहुत खराब थी। उनका ऑक्सीजन खत्म हो गया था। उनके हाथों में नीचे तक फैलता शीतदंश अब और ज्यादा साफ दिख रहा था। शेरपा गाइड आंग फरबा कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इस हालत और रफ्तार में वो अकेले नहीं जा सकते थे। लेकिन क्रिस ने ऊपर देखा तो हिलरी अब भी वहीं बैठे थे, अपनी जगह नहीं हिले थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सच में ठीक हैं या नहीं। अब खुद को क्रिस की जगह सोचिए। आप 24,000 फीट ऊंचाई पर हैं और आपके पास ऑक्सीजन का सिर्फ आधा टैंक बचा है। जिस आदमी को आप अभी अभी अपने ऊपर बर्फ में बैठा छोड़कर आए हैं, उसने आपसे आगे बढ़ने को कहा और यह भी कहा कि वो आपके ठीक पीछे होगा, जो कि इस पहाड़ पर गाइड्स अक्सर कहते हैं। और अब ठीक आपके सामने आपका साथी क्लाइंट पूरी तरह अकेला है। उसके साथ तैनात शेरपा ना जाने कहां गायब है और उसका शरीर
धीरे धीरे जवाब दे रहा है। और क्या मैंने बताया कि आपके पास फैसला लेने के लिए सिर्फ आधा टैंक ऑक्सीजन बचा है? मेरा मतलब है, गणित ज्यादा जटिल नहीं था। क्रिश ने मारियूस की मदद करने का तय किया। दोनों ने अपनी बची हुई ऑक्सीजन आपस में बांटी और साथ में कैंप 3 में एक छोड़े हुए टेंट तक उतरे। जो हिस्सा 2 घंटे में पूरा होना चाहिए था, उसमें बेहद भयानक, लगभग शून्य दृश्यता वाली व्हाइट आउट स्थिति में 11 घंटे लग गए। कैंप 3 से 2 तक पहुंचने में 19 घंटे लगे। वे किसी तरह खुद को घसीटते हुए 30 मई 2026 तक ही सुरक्षित नीचे आ पाए और उस पूरे उतरने के दौरान दावा की हेड टॉर्च एक बार भी उनके पीछे नहीं दिखी। एक बार भी नहीं। क्या क्रिश ने सही फैसला लिया? सच कहूं तो यह सवाल किसी को भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पक्का पता है कि 30 मई को क्रिस ने कैंप 2 से बेस कैंप को रेडियो पर बताया कि दावा लापता है। उसने बताया कि उसने दावा को पिछली बार एक दिन पहले येलो बैंड पर देखा था और वो नीचे नहीं आया था। और इसके बाद जो होना चाहिए था वो था तुरंत एक्शन लेना। रेस्क्यू हेलीकॉप्टरों को कैंप 2 या 3 तक जाना चाहिए था और जो शेरपा अब भी पहाड़ पर थे, उन्हें रस्सियों के सहारे वापस ऊपर जाकर उसे लाने के लिए भारी नकद इनाम दिया जाना चाहिए था। कम से कम कोशिश, मदद करने की इच्छा, कुछ तो होना चाहिए था। इसके बजाय हिमालयन ट्रैवर्स एडवेंचर्स ने कुछ नहीं किया, यहां तक कि सर्च पार्टी भी नहीं भेजी। उन्होंने पहाड़ पर किसी को नहीं भेजा। हिलेरी दावा को मरने के लिए छोड़ दिया गया। कंपनी ने उसे मरा मान लिया था। फिर भी पहाड़ की गतिविधियां जारी रहीं। उनके नीचे मौजूद विशेष शेरपा दल ने सुरक्षा सीढ़ियां और रस्सियां बर्फ से निकालना जारी रखा, क्योंकि उनकी सोच में जो भी जीवित था वह पहाड़ से नीचे आ चुका था। कैंप काठमांडू में क्रिस थ्रॉल ने दवा की पत्नी को बताया कि वो पहाड़ पर मारे गए हैं। उनके परिवार ने उनकी आत्मा के लिए कई दिनों तक चलने वाले बौद्ध अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर दी। क्रिश और मारियुश ने ऑनलाइन भावुक श्रद्धांजलि पोस्ट की, उस व्यक्ति का शोक मनाते हुए जिसे वे मानते थे कि उसने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सबको लगता था वो मर चुका है, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई पर, जहां उसके पास केवल कुछ चॉकलेट बार और चबाने के लिए बर्फ के कुछ टुकड़े थे, हिलेरी दावा शेरपा अब भी पूरी तरह जीवित था। यही हुआ था जब कुछ दिन पहले क्रिस रस्सियों के सहारे नीचे गायब हुआ। हिलेरी घंटों तक बैठा रहा। वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा था, थका हुआ था और पूरी तरह से चूर हो चुका था। चिकित्सीय तर्कों के अनुसार उसकी आंखें बंद हो जानी चाहिए थीं और फिर कभी नहीं खुलनी चाहिए थीं। लेकिन किसी तरह जब 30 मई को सूरज निकला, ठीक उसी दिन जब उसकी कंपनी बेस कैंप में उसे हताहत मानकर उसका मामला बंद कर रही थी, हिलेरी दावा खड़ा हो गया। उसने जो किया वह आधुनिक एवरेस्ट, इतिहास की सबसे महान और अबूझ सहन शक्ति उपलब्धियों में से है। किसी तरह ये 52 वर्षीय शेरपा खड़ा हुआ और नीचे उतरते समय एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम रखा। उसके पास जो था वह किसी भी प्रेरणादायक अर्थ में इच्छा शक्ति नहीं थी। वो था हिमालयी पहाड़ों का 40 वर्षों का अनुभव और यह पूरी तरह समझना कि वो कहां है। लोहत्से फेस पीली पट्टी के नीचे हजारों फीट तक फैला हुआ है। पूरी ताकत और ऑक्सीजन से टीमें कुछ घंटों में पार कर लेती हैं। हिलेरी दावा ने बोतलबंद ऑक्सीजन की एक भी सांस लिए बिना हर फिक्स्ड रस्सी को पकड़कर उसी के सहारे नीचे एक एक हिस्से से अकेले उतरते गए। 2 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। थका हुआ शरीर बिना ऑक्सीजन के पाचन तंत्र को बहुत धीमा कर देता है, इसलिए अगर उनके सामने खाना भी होता तो भी उनका शरीर उसे पचा नहीं पाता। वह सिर्फ पानी पी सकते थे, क्योंकि ऊंचाई पर डिहाइड्रेशन भूख से तेज होता है। हर सांस जो आप बाहर छोड़ते हैं वो आपके शरीर से नमी बाहर निकालती है, और यह ऊपर आप धरती पर लगभग कहीं भी, जितना नहीं उससे कहीं ज्यादा तेज सांस ले रहे हैं। दावा ने पहाड़ से बर्फ के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने मुंह में डाल लिया। इससे उसके दांतों में बहुत दर्द हुआ। उसने दर्द के बावजूद बर्फ चबाई, क्योंकि दूसरा विकल्प यह था कि ठंड उसे खत्म करने से पहले वो प्यास से मर जाए। एक बार उसने जेब में हाथ डाला और कुछ चॉकलेट के टुकड़े निकाले। उसने बर्फ को मुंह में पिघलने दिया और धीरे धीरे खाते रहा। यही उसका ईंधन था, जब तक वह कैंप 3 के टेंटों तक नहीं पहुंचा और उन्हें एक एक करके खंगाला। अधिकांश अभियानों में लोग खाना छोड़ देते हैं। उसने जो भी मिला खा लिया और आगे बढ़ता रहा। सच कहूं तो मैंने खुद से पूछना शुरू किया कि क्या ये आदमी हम सबसे अलग है,
क्योंकि उच्च ऊंचाई पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के इंसानी दिमाग कुछ घंटों में जवाब देने लगता है। सबसे पहले तर्कसंगत सोच खत्म होती है, क्योंकि शरीर अपनी ऊर्जा कोर को गर्म रखने और दिल चलाने में लगाता है, बाकी सब छोड़ देता है। दावा अलग था। उसे पूरे समय पता था कि वो कहां है। वो खोया नहीं था और वो जिंदा था, लेकिन उसे अभी भी बहुत नीचे जाना था। कैंप 3 के बाद दावा ने खुद को मीलों लंबी सुनसान ग्लेशियर पर घसीटा और कैंप 2 के पूरी तरह से छोड़े गए टेंट्स को पार किया, 21,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां उसे मूल रूप से होना था, और फिर 20,000 फीट पर कैंप 1 के नीचे तक, जब तक वह पहाड़ की आखिरी और सबसे डरावनी बाधा तक नहीं पहुंच गया। सुरक्षित जगह के लिए दावा को खुम्बू आइसफॉल पार करनी थी। ये आइसफॉल ही उसके और एवरेस्ट बेस कैंप, जो 17,600 फीट की ऊंचाई पर है, के बीच आखिरी बाधा थी। अगर वह इसे पार कर ले तो वह डॉक्टरों, हेलीकॉप्टरों और अपनी पत्नी व बेटी के पास घर लौट आएगा। इस पहाड़ से नीचे जाने का दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन एक सामान्य अभियान में भी आइसफॉल एवरेस्ट पर पार करने के लिए सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। ये धीरे धीरे बहने वाली बर्फ की नदी बिना किसी चेतावनी के फटती और ढह जाती है, और जो क्रेवास कल नहीं थे वे रातों रात खुल जाते हैं। क्लाइंबर्स हर सीजन इसे सुरक्षित पार कर पाते हैं, क्योंकि एक विशेष शेरपा टीम सीजन शुरू होने से पहले हफ्तों तक फिक्स्ड रोप्स और एल्यूमिनियम सीढ़ियां लगाकर खतरनाक हिस्सों में रास्ता बनाती है। याद रखिए, रस्सियां और सीढ़ियां सच में पहाड़ से हटाई जा रही थीं। दावा एवरेस्ट के सबसे खतरनाक हिस्से के ऊपरी सिरे पर अकेले थे, जहां न व्यवस्था थी, न रस्सियां या सीढ़ियां, और वहां से निकलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने हाथों, भारी जूतों और उस मांसपेशियों में बसी याद पर निर्भर रहना पड़ा जो पहाड़ों में जीवन बिताने वाले आदमी की थी। लेकिन उन विशाल अथाह दरारों को पार करने के लिए एल्यूमिनियम की सीढ़ियां न होने पर खुम्बू आइसफॉल को पार करना अब कौशल का मामला नहीं रह गया है। ये अब रूसी रूले का खेल बन गया है। ये सवाल नहीं था कि पहाड़ उसे पकड़ेगा, ये सवाल था कि कब। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि 1 जून 2026 की सुबह, जब दावा कैंप 1 के ठीक नीचे खिसकती बर्फ के बीच से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनका संतुलन बिगड़ गया। वो फिसल गए और सीधे एक गहरी खड़ी दरार में गिर पड़े। क्योंकि ये बर्फ की दरारें एक संकरी वी आकार की होती हैं, गिरने की जबरदस्त ताकत ने उन्हें नीचे की बोतल नुमा जगह में बुरी तरह फंसा दिया। टकराने पर उनकी जांघ की हड्डी टूट गई, और भी बुरा ये कि उनके भारी जूते बर्फ की दरार में फंस गए। अपने टूटे हुए शरीर को उस जाल से निकालने का एकमात्र तरीका यही था कि वो अपने पैर बाहर खींचे, जिससे उनके जूते हमेशा के लिए बर्फ में ही रह गए। 2 दिन तक, पूरे 2 दिन तक दावा एक दरार की तलहटी में फंसे रहे। उनकी टांग टूटी हुई थी, जूते नहीं थे, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। आप जानते हैं, ऊंचाई पर चढ़ाई करते समय एक ऐसा अनुभव होता है जहां जब आप ऑक्सीजन की कमी और ठंड से मर रहे होते हैं तो दिमाग आपको बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाता है। यह आपको झूठी गर्मी का एहसास कराता है और कहता है कि बस सो जाओ। दावा ने सोने से इनकार कर दिया। जब वह 48 घंटे तक बर्फ में फंसा रहा, उसकी उंगलियां और पैर की उंगलियां अपरिवर्तनीय शीतदंश से काली पड़ रही थीं। उसका दिमाग पूरी तरह से सिर्फ अपने परिवार पर ही रहा होगा, वही उसका सहारा थे। उन 2 दिनों के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। तीखी, पीड़ादायक उम्मीद उसके भीतर जाग उठी जब दावा ने दरार में गूंजती रोटर ब्लेड्स की भारी धड़कन की आवाज सुनी। एक खोजी हेलीकॉप्टर सीधे आइसफॉल के ऊपर उड़ रहा था। ये 8K एक्सपीडिशंस का था। याद है वो छतरी कंपनी जिसने बस परमिट के कागजात धरे थे? जब दावा के परिवार को पता चला कि असली नियोक्ताओं ने उसे छोड़ दिया है, तो वे काठमांडू में मदद के लिए दरवाजे खटखटाने लगे और खोज की गुहार लगाने लगे। 8K के मुख्य ऑपरेटर, जिनका नाम पेम्बा शेरपा था, आगे आए और घटना के 4 दिन बाद उसकी तलाश में निकल पड़े। उन्हें कानूनन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। दावा ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा, शीतदंश से जमे अपने दोनों हाथ 2 बार उठाए और बेतहाशा हिलाए। जान बचाने के लिए जोर से चिल्लाई। हवा से देखने पर दरार सिर्फ काली छाया लगती है। पायलट ने उसे नहीं देखा,
इसलिए हेलीकॉप्टर की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और दावा एक बार फिर पूरी तरह से घुटन भरी खामोशी में रह गया। अधिकांश लोग वहीं पहाड़ के हवाले हो जाते, लेकिन दावा अधिकांश लोगों जैसा नहीं था। सोचिए, यहां तक पहुंचने के लिए कितनी जबरदस्त और थकाऊ मेहनत करनी पड़ी। ऐसा काम जिसे करने के लिए उसका बीमा तक नहीं था। वो येलो बैंड से नीचे उतर चुका था, कैंप 3 की खामोशी और खाली टेंट्स वाले कैंप 2 से भी नीचे। ये सब उसने अकेले, बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के किया। उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसका दिमाग उस आखिरी ठंडी नींद की ओर बहक रहा था। लेकिन हर बार जब वह हार मानना चाहता था तो उसे अपनी बेटी याद आती थी, उसे अपनी पत्नी डामू याद आती थी। उसे जिंदा रहना था, उसे उनके लिए यह मेहनताना चाहिए था और वो लगभग सुरक्षित था। उसने असंभव को संभव कर दिखाया था। वो मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर था। वो लगभग घर पहुंच चुका था। 2 दिन गड्ढे में बिताने के बाद असंभव घटित हुआ। याद रखें, खुम्बू आइसफॉल सिर्फ स्थिर जमी हुई घाटी नहीं है। यह एक विशाल, अविश्वसनीय रूप से तेज बहने वाली बर्फ की नदी है जो पहाड़ से हर दिन 3 या 4 फीट तक नीचे बहती है। क्योंकि ग्लेशियर एक खड़ी नुकीली ढलान पर चलता है, बर्फ फैलती है और जोर से टूटती है। जब दावा अपनी हिमदरार की तली में बैठा हुआ अंत का इंतजार कर रहा था, तो उसके ठीक ऊपर एक विशाल बर्फ का टावर आखिरकार अपने ही वजन से टूट गया और गिर पड़ा। उससे एक जबरदस्त स्थानीय हिमस्खलन हुआ और हजारों टन बर्फ ढलान से नीचे गिर गई और सीधा उस दरार के खुले मुंह में भर गई जिसमें दावा फंसा हुआ था। किसी भी और स्थिति में बर्फ का गिरना और हिमस्खलन ठीक वही तरीका है जिससे पर्वतारोही जिंदा दफन हो जाते हैं। हिलेरी दावा के लिए वो उसकी मुक्ति थी, क्योंकि उस हिमस्खलन ने दरार को आंशिक रूप से भर दिया था और जैसे ही बर्फ जम गई, उसने उसकी जेल की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह बदल दी। अब उस अंतहीन गड्ढे की जगह उसके पास इतनी बर्फ थी कि वो उसे सतह तक चढ़ने के लिए एक रैंप की तरह इस्तेमाल कर सके। तो अपनी ऊपरी शरीर में बची हुई थोड़ी सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए और अपनी टूटी हुई टांग के तेज दर्द को नजरअंदाज करते हुए हिलरी दावा ने खुद को उस हिमस्खलन के मलबे पर घसीटते हुए ऊपर चढ़ाया और 2 दिन अंधेरे में बिताने के बाद खुद को उस कब्र से बाहर खींच लिया। जब आखिरकार उन्होंने खुद को सतह पर वापस घसीटा, तो जो शारीरिक कीमत उन्हें चुकानी पड़ी, उसने सच में वहीं पर उनकी जान लगभग ले ही ली थी। उनके जूते गायब थे, उंगलियां व पैर की उंगलियां काली थीं, टांग टूटी थीं, वो खड़े नहीं हो सकते थे और उसे सहारा देने के लिए कोई रस्सियां भी नहीं बची थीं। तो वो जमीन पर ही पड़े रहे, अपनी ठंडी और जमी हुई उंगलियों को बर्फ में गाड़ दिया और खुद को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगे। इंच दर इंच दर्द से करहाते हुए वो रेंगते रहे, खुम्बू आइसफॉल की भूल भुलैया के बीच, नुकीले ग्लेशियर के टुकड़ों और जमा देने वाली बर्फ के ऊपर से, अपनी बेकार टूटी हुई टांग और उस शरीर को घसीटते हुए जो कई दिन पहले ही जवाब दे देना चाहिए था। वो पूरी रात रेंगते रहे। वो 4 जून की सुबह तक रेंगते रहे और आखिरकार क्रैम्पॉन पॉइंट तक पहुंच गए, जो बेस कैंप के ठीक ऊपर लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। और ठीक वहीं सगरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति थी, जो कचरा दल है, जिसे 2026 के अरब रुपए वाले एवरेस्ट चढ़ाई अभियान के बाद छोड़े गए कचरे को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने रुककर बर्फीली ढलान की ओर देखा और उस आदमी को देखा जिसे 6 दिन से मरा समझा जा रहा था, उनकी तरफ रेंगते आ रहा था। जरा थोड़ा सा विषयांतर करते हैं। हर महीने एक कहानी होती है जो यूट्यूब पर नहीं जाती। आप चाहें तो वो वहां है। पेट्रियन लिंक नीचे है। अब हम कहाँ थे? कचरा उठाने वाली टीम ने बैग गिराए और बर्फ पर दौड़कर उसके पास पहुंचे। वह शीतदंश से ग्रस्त, बिना जूते और मुश्किल से बोल पा रहा था, लेकिन होश में था। उन्होंने उसे गर्म कपड़ों में लपेटा, गर्म पानी दिया और तुरंत बेस कैंप से रेडियो पर संपर्क किया। कुछ घंटों में दावा को हेलीकॉप्टर से पहाड़ से उतारकर काठमांडू के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। देखिए, इस कहानी को देखकर इसे चमत्कार कहना आसान होगा, और सच कहूं तो कुछ मायनों में यही सच है। वह आदमी हिमदरार में गिरा, जांग की हड्डी टूटी, 2 दिन अंधेरे में बिस्किट और बर्फ पर रहा, अप्रत्याशित हिमस्खलन से बाहर निकला और टूटी टांग व बिना जूते खुम्बू आइसफॉल से रेंगता हुआ बाहर आया। लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी था?
जब दावा को आखिरी बार येलो बैंड पर देखा गया, उसकी कंपनी का बस एक ही काम था, मदद के लिए लोगों को ऊपर भेजना। खुद से ये सवाल करो, अगर वो 35 साल की पैसे देने वाली ब्रिटिश महिला या 40 साल का अमेरिकी आदमी होते, जिनका जीपीएस ट्रैकर हजारों लोग देख रहे हैं, और वो गायब हो जाते, तो हेलीकॉप्टर कितनी जल्दी उड़ान भरते, फोन कितनी जल्दी बजने लगते, सरकारी अधिकारी फोन पर आकर अपडेट मांगने में कितनी देर लगती। हिलेरी दावा शेरपा के लिए एक भी सर्च शुरू होने में 6 दिन लग गए। 6 दिन, और तब भी ये 8 के एक्सपेडिशंस थे जो एक परेशान परिवार की मदद कर रहे थे, ना कि वो कंपनी जिसने उन्हें नौकरी दी थी। उनके भतीजे कर्मा गेलजे शेरपा ने साफ साफ कहा, अगर वो कोई विदेशी पर्वतारोही होते तो बचाव अभियान निश्चित रूप से बहुत जल्दी शुरू हो जाता, लेकिन वो एक बुजुर्ग नेपाली थे। क्या वो गलत है? जब मैं बात कर रहा हूं, दावा काठमांडू के अस्पताल में हैं, शीतदंश का इलाज करा रहे हैं, जिससे उनकी उंगलियां और पैर की उंगलियां काटनी पड़ सकती हैं। उनकी बेटी ने उन्हें खुद जाकर बताया कि आखिरकार वो कॉलेज शुरू कर रही है। जिस कंपनी ने उन्हें छोड़ा था, वो अगले सीजन के लिए क्लाइंट्स बुक कर रही है। हिमालयन ट्रेवर्स ने उसी सुबह मान लिया था कि दावा अब नहीं रहे। यही फैसला एकमात्र वजह है कि कोई भी उन्हें वापस लेने नहीं गया। K2 पर अभियान संचालक हर सीजन यही फैसला लेते हैं, सिवाय इसके कि वहां ऊपर जिन पर्वतारोहियों को वे पीछे छोड़ देते हैं, वे लापता नहीं होते। वे सबकी नजरों के सामने जिंदा होते हैं और फिर भी जोखिम उठाने लायक नहीं समझे जाते। यही है कि कैसे बर्फ का एक गिरता हुआ टुकड़ा उसी गणना को K2 के इतिहास के सबसे घातक दिन में बदल देता है। ये जानने के लिए कि कोई उनके लिए वापस क्यों नहीं गया, आपको आगे देखना होगा कि क्या हुआ।